Okay, I think now. ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड इवनिंग प्रत्युषा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ, वो मेरे फोन की वॉइस बंद नहीं थी इसलिए इको हो गया था। अब ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं जनरल फार्माकोग्नोसी के रिवीजन से। स्लाइड बता दो दिख रही है कि नहीं? गुड इवनिंग एवरीवन। स्लाइड बता दो क्लियर है, दिख रही है? कुछ इशू तो नहीं है स्लाइड में? ओके, तो फार्माकोग्नोसी का हमको जनरल फार्माकोग्नोसी पढ़नी है। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ड्रग क्या होती है, क्रूड ड्रग क्या होती है, फार्माकोग्नोसी क्या होती है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी एक साइंस की ब्रांच है जो क्रूड ड्रग की स्टडीज को, मतलब दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। यानी हमको अगर कोई भी क्रूड ड्रग की स्टडी करना है वो हम किस फार्मास्यूटिकल ब्रांच से करेंगे? फार्माकोग्नोसी से करेंगे। देन ड्रग क्या होता है? कोई ऐसा केमिकल एजेंट जो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में यूज होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट मतलब डिजीज को कंप्लीटली ट्रीट करना। प्रिवेंशन मतलब हम अगर एक पहले से मेडिसिन दे देंगे जिससे अगर कोई डिजीज होने का चांस है तो वो ना हो। जैसे कई एरियाज में बारिश के टाइम पे मलेरिया वगैरह होता है ना, तो पहले से क्या करते हैं वहां पर लोग मलेरिया की जो है दवाइयां खाते रहते हैं प्रोफाइलैक्टिक एक्शन के लिए, जिसमें उनको वो डिजीज ना हो। फिर डायग्नोसिस मतलब हमने काफी सारी ड्रग्स के एग्जांपल देखे थे जो कि किसी भी डिजीज के डायग्नोसिस में यूज होती हैं। अगर किसी को याद है तो एग्जांपल बताओ, डायग्नोसिस में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं? डायग्नोसिस में ड्रग कौन सी यूज होती है किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए? एग्जांपल बताओ। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब ऐसा कोई डिसऑर्डर जो कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लाइक डायबिटीज जो है हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। यस प्रत्युषा, इड्रोफोनियम क्लोराइड किसके लिए यूज होता है? किस मतलब बीमारी के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है इड्रोफोनियम क्लोराइड? पढ़ा होगा ना कोलॉजी में भी, मैंने भी जब मेन क्लासेस ली थी तब पढ़ाया था। यस, माइस्थीनिया ग्रेविस। दीपाली का बिल्कुल सही आंसर आया है। माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज होता है क्या? इड्रोफोनियम क्लोराइड फॉर डायग्नोसिस। ओके, फिर मैनेजमेंट जैसे ऐसे डिसऑर्डर्स। अब मैनेजमेंट हमेशा डिसऑर्डर का होता है, डिजीज का मैनेजमेंट नहीं होता है। डिजीज का क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है, प्रिवेंशन होता है और क्योर होती है, लेकिन डिसऑर्डर का मैनेजमेंट होता है। लाइक डायबिटीज, डायबिटीज एक डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, उसका मैनेजमेंट होगा। ओसीडी, ओसीडी क्या है? एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसका मैनेजमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही फार्माकोग्नोसी जो है वो
नेचुरल आयुर्वेदिक सिस्टम से काफी ज्यादा क्लोज है। ठीक है, क्यों है क्लोज? क्योंकि आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या यूज करते हैं हम? क्रूड ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, और फार्माकोग्नोसी में क्या करते हैं? क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं। तो आयुर्वेदा से बहुत क्लोज है फार्माकोग्नोसी। ओके देन, हाँ, ये एक फार्माकोग्नोसी जो है वो फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच का लिंक है। और जो फाइटोकेमिकल की हम स्टडी कर सकते हैं वो अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक से कर सकते हैं, लाइक HPLC, HPTLC। फाइटोकेमिकल क्या होते हैं? किसी भी एक ड्रग के फाइटोकेमिकल का नाम लिखो जल्दी से, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जो, मतलब उस ड्रग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल रहेगा जो। ठीक है, हाँ, अगर हमको किसी भी फार्माकोग्नोसी वाली ड्रग है उसकी स्टडी करना है तो हम उसमें फार्माकोलॉजिकल यूजेस देखना है। जैसे विनका है, विनका का फार्माकोलॉजिकल यूज क्या हो सकता है? वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो वो हमको कैसे पता चला होगा? पहले हमने एनिमल्स पे इन विट्रो एंड इन वीवो मॉडलिंग एनिमल्स पे परफॉर्म करा होगा एक्सपेरिमेंट, जिसके कारण हमको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ फैक्ट एंड टर्म्स हैं। 19th सेंचुरी में मटीरिया मेडिका वॉज यूज फॉर फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी को मटीरिया मेडिका बोलते थे, और फिर उसका 1815 में एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टी का नाम हो गया था। ठीक है, उसके बाद पेन टी साउ, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके लेखक या इसके जो रचयिता थे वो कौन थे? एम्परर शेन नंग। कब? 3000 BC में। इन्होंने क्या लिखा था? 365 ड्रग्स फॉर 365 दिन। 365 दिन के लिए 365 ऐसी ड्रग्स लिखी थी जो हम रोज ले सकते हैं एंड बीमारियों से बच सकते हैं। फिर ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? पाइपरस ईबर्स। ठीक है, ये जो फैक्ट्स एंड हिस्ट्री है ये जी पैट में कम पूछे गए हैं, लेकिन अदर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये काफी बार रिपीटेडली, इसलिए ये चीजें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन फार्मासिस्ट कौन थे? इट वॉज विष्णुपद मुखर्जी। एंड फर्स्ट टू स्टार्ट फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया वॉज ML श्रॉफ। ठीक है, विष्णुपद मुखर्जी को पहली डिग्री मिली थी फार्मेसी की, और जो ML श्रॉफ थे इन्होंने फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया था। कहां पर किया था इन्होंने स्टार्ट? BHU में, जिसको आज अपन लोग IIT वाराणसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, IIT वाराणसी के नाम से जानते हैं किसको? BHU को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वहां पे किया था स्टार्ट। अब आप लोगों की थोड़ी मेमोरी टेस्टिंग करता हूं मैं। मैंने बताया था कि ये किस ईयर में स्टार्ट किया था इन्होंने? किसी को याद है क्या वो ईयर? किस ईयर में स्टार्ट किया था फार्मेसी एजुकेशन विष्णु पदम मुखर्जी ने? ठीक है, जल्दी कमेंट में बताना याद हो तो। जब तक हम देखते हैं आगे की हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या देखना है हमको? फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे? हिपोक्रेट्स। ठीक है, डॉक्टर लोग क्या लेते हैं? हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। अगर आपको इसका एक एग्जांपल चाहिए तो थ्री इडियट्स वाली मूवी में 1905, 1917, 1905, 1905 कहाँ से आ गया भाई? 1917 में किया था। कब किया था? 1917, 1917। ठीक है, 1905 क्यों आंसर आ रहे हैं तुम लोग के? 1905 कहाँ पढ़ा है? उसके बाद गैलन कौन थे? इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल फार्मासिस्ट। इंडियन फार्मासिस्ट कौन थे? विष्णुपद मुखर्जी। और गैलन कौन थे? फर्स्ट फार्मासिस्ट, पूरे वर्ल्ड के पहले फार्मासिस्ट थे। ये इन्होंने क्या किया था? हर्बल मेडिसिन का यूज किया था एज एनाल्जेसिक। फिर चरक, फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, इनका काम जो है वो चरक संहिता में इकट्ठा हुआ है। फिर सुश्रुत, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत संहिता में। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने की थी। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई थी, किसके द्वारा? सुश्रुत के द्वारा। फिर एरिस्टोटल कौन थे? फादर ऑफ नेचुरल साइंस। सेडलर, ये इंपॉर्टेंट है, सेडलर कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, ये आ सकता है। फिर सर्ट्यूनर, सर्ट्यूनर ने क्या किया था? मॉर्फिन को ओपियम से आइसोलेट किया था। कब? 1806 में। अब इसका आंसर कई जगह पर 1804 भी दिया रहता है। ठीक है, सही क्या है?
किसी को नहीं मालूम। कई लोग 1804 बोलते हैं, कई लोग 1806 बोलते हैं। फिर पेलिटियर आइसोलेटेड स्ट्राइचीन फ्रॉम नक्स वोमिका एंड क्विनीन फ्रॉम सिंकोना। ये सब चीजों के ट्रिक्स वगैरह जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रेगुलर क्लासेस में, तो मैं रिवीजन क्लास में फिर से पूरी ट्रिक्स डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 9th नंबर पे है कौन, पार्सेलस। इन्होंने क्या किया था, मिनरल सॉल्ट डेवलप किए थे, किससे, हर्बल एक्सट्रैक्ट से, हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट से मिनरल का सॉल्ट डेवलप किया था। फिर मैरी ने क्या किया था, अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ड्रग। विलियम वेदरिंग, इन्होंने डिजिटालिस की कार्डियक एक्टिविटी को इजाद किया था, या कार्डियक डिजीज के लिए इन्होंने सबसे पहले डिजिटालिस का यूज किया था। फिर डेरोन्स कौन थे, जिन्होंने नार्कोटीन को आइसोलेट किया था ओपियम से। अब लोगों में कंफ्यूजन ये हो जाता है, यहाँ पे क्या है, नार्कोटीन फ्रॉम ओपियम जो डेरोन्स ने किया था, और पहले क्या है, मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम जो सर्टनर ने किया था। ओके, सर्टनर ने क्या किया था, मॉर्फिन, और डेरोन्स ने क्या किया था, नार्कोटीन। नगई कौन है, नगई ने क्या किया था, इफिड्रीन और इमेटिन आइसोलेट किया था। फिर स्वेड ने, अच्छा इफेड्रीन और इमेटिन किससे आइसोलेट किया था, ये भी बताओ जल्दी से कमेंट में। फिर स्वेड जो है बॉटनिकल नेम, बेंथम एंड हुकर, माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर, बर्ग, माइक्रोस्कोपिकल एटलस, एंगलर, हाइब्रिड प्लांट, लीनियस, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, स्टार्च एंड ऑटो, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड एज वेल एज एल्कलॉइड्स। और फिर पोजलेट एंड रीमैन आइसोलेटेड निकोटीन फ्रॉम टोबैको। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी विल बी एम एल श्रॉफ। यस, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एम एल श्रॉफ को बोला जाता है बिकॉज उन्होंने सबसे पहले जो है फार्मेसी का एजुकेशन स्टार्ट किया था। डब्ल्यू मिशनर ने क्या किया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा देखकर। फिर लिंक, स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, लिंक विद, ये सब तो नॉर्मल कॉमन चीजें हैं। सोर्सेस ऑफ ड्रग, प्लांट, एनिमल एंड मरीन सोर्स से मिलता है। प्लांट सोर्स में क्या है, तुलसी, सिंकोना बार्क। अब प्लांट सोर्स में लीफ, स्टेम, ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। लीफ, स्टेम, रूट, सीड, फ्लावर, जो भी चीज हो रही है वो सब किस में आएगी, वो आएगी प्लांट सोर्स में। एनिमल सोर्स में वुल फैट, शार्क लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, हनी। और मरीन सोर्स में एल्गी, सी हॉर्सेस एंड फिशेस, ठीक है। ये हो गया हमारा सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां आ जाओ, ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होती है। ऑर्गेनाइज से हम क्या समझ सकते हैं, एक सिस्टमैटिक चीज है, ठीक है। हम अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर कोई चीज सिस्टमैटिक हो तो वो देख के अच्छी लगती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब इन अ सिस्टमैटिक मैनर, जो उसके सेल्यूलर फीचर्स थे, माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स थे, वो क्या है, इजीली हमको देखने मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, सेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर हम उसकी माइक्रोस्कोपी की स्टडी कर रहे हैं तो हमको माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स जो है इजीली डिस्टिंग्विश होते हुए दिखेंगे कि ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, ऐसा। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, कुछ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब आपके पेरेंट्स का रूम, अनऑर्गेनाइज मतलब आपका रूम। फिर एग्जाम्पल दिए हैं, पार्ट ऑफ प्लांट, लीफ, रूट, फ्लावर, बार्क, सीड। लीफ से सेना लीफ, रूट से अश्वगंधा, सिंकोना बार्क, सिनेमन, फेनल एंड क्लोव, ठीक है। सिनेमन कहाँ से मिलती है, बार्क से। फेनल कहाँ से मिलती है, फ्रूट से। और क्लोव कहाँ से मिलता है, क्लोव किस, अच्छा बताओ, क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स बताओ जल्दी से। फिर हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हिस्टोलॉजी जो है वो सिस्टमिक हिस्टोलॉजी इज एब्सेंट, मतलब अगर आप इसकी सेल्स की स्टडी करोगे तो आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं दिखेगा, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं दिखेगा। नेक्स्ट इज नो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर जनरली ड्राइड जूस या फिर ड्राइड एक्सट्रैक्ट, लेटेक्स, वैक्सेस एंड गम्स एंड रेजन्स। एसिफेटिडिया, ओपियम लेटेक्स, गम अकेशिया, टोलू बाल्सम, कोलोफनी।
यस, यूजीनिया कैरियोफाइलस। और इसका बताओ अकेशिया का, अकेशिया का बायोलॉजिकल सोर्स। वेरी गुड धीरज, यूजीनिया कैरियोफाइलस, फैमिली मेटेसी। ठीक है, अकेशिया का बताओ जब तक हम ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। अब क्रूड ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई करें हम। ठीक है, आपके पास बहुत सारी क्रूड ड्रग आ गई, लेकिन अगर आपको कुछ अर्जेंटली चाहिए है, कैसे निकाल पाओगे आप, उसके लिए हमने क्लासिफिकेशन के सिस्टम जो है वो बनाए। पहला सिस्टम क्या है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें ए बी सी डी के हिसाब से हम ड्रग्स को जमाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आंवला, अर्जुना, बहेरा, सिनेमन, क्लोव, डिजिटालिस, इफेड्रा, फेनल। ठीक है, ई के बाद एफ है फेनल, जी है गुगुल, एच है हनी, आई है जो भी है ना, ये सब गोल हो गया आई से। तो जो भी है हम इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। फिर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब वो किस प्लांट के पार्ट से डिराइव हुआ। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो प्लांट के किस पार्ट से आया है। वो लीफ की ड्रग है, मतलब जो प्लांट है उसका मेन पार्ट क्या है, लीफ है जिसमें हमको ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, सीड है कि बड है, फ्लावर है, बार्क है, क्या है। एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे लीफ में तुलसी, सेना, नीम, सीड में इसबगोल, बड में क्लोव, फ्लावर में रोज एंड जैस्मिन, बार्क में सिंकोना। ठीक है, सिंकोना का भी जल्दी बताओ बायोलॉजिकल सोर्स। यस, अकेशिया अराबिका। सिंकोना का बताओ, सिंकोना का। उसके बाद जब तक हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिकल सोर्स के हिसाब से ड्रग को जमाया जाता है। और फैमिली, प्लांट की क्या फैमिली है, उसका क्या बायोलॉजिकल सोर्स है, उसके हिसाब से। जैसे पहले हम पूरी क्या जमाएंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली की ड्रग्स जमाएंगे, फिर मेटेसी फैमिली की ड्रग पे आ जाएंगे। अच्छा, हमने वोलाटाइल ऑयल में 7-8 ड्रग्स पढ़ी थी जो कि एक स्पेसिफिक फैमिली को बिलोंग करती हैं, स्पेसिफिक फैमिली को। वो फैमिली का नाम बताओ और उन फैमिली में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं वो भी बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ कौन सी फैमिली वोलाटाइल ऑयल में पड़ी थी जिसमें 6-7 ड्रग। यस, अम्बली फेरी फैमिली। ठीक है, उसके ड्रग्स के नाम बताओ, जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए नाम। यस, पूर्वा बिल्कुल सही। हाँ, अम्बली फेरी फैमिली। ठीक है, फेनेल, कोरिएंडर और ये फेनेल कोरिएंडर के अलावा और कोई नहीं मालूम क्या। हाँ, ये आया अजवान और क्यूमेन। ट्रिक नहीं है उसकी याद, इतनी बढ़िया ट्रिक बनाई थी मैंने, भूल गए क्या। पेपरमिंट, कैरावे, फेनिल, कोरिएंडर, अजवान, कैरावे, और डिल, वेरी गुड प्रत्यूषा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। यस नेहा, नम्रता, निवेदिता, धीरज, सुसंता, सबके आंसर आ रहे हैं सही सही। चलो, केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर किसी ड्रग में एल्कलॉइड है, किसी में ग्लाइकोसाइड है, किसी में टैनिन रेजिन है, किसी में कार्बोहाइड्रेट है, तो हम उसके हिसाब से क्लासिफाई। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्बोहाइड्रेट में हनी एंड ट्रगाकैन। ठीक है, लिपिड्स में कैस्टर ऑयल एंड बीज वैक्स, एल्कलॉइड में बेलाडोना, नक्स वोमिका, ग्लाइकोसाइड सेना, डिजिटालिस एंड स्क्विल। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम वोलाटाइल ऑयल का लिखें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, फेनिल, कोरिएंडर, एनीस, स्टार एनीस, क्लोव, ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके मेडिकल यूज के हिसाब से हम अगर क्लासिफाई कर रहे हैं ड्रग्स को, तब मतलब अगर कोई बीमारी हुई है उस बीमारी को ये ड्रग ठीक करेगी। अगर कोई एंटीबायोटिक एक्शन चाहिए है तो टर्मरिक और नीम, एंटी कैंसर विनका, डेंटल एनाल्जेसिक क्लोव ऑयल, है ना। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हम इंक्लूड
कर सकते हैं इसमें कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या शो कर रही है वो ड्रग, इसीलिए। ठीक है, अब कितनी सारी ड्रग होती हैं जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, डिजिटैलिस जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो, है ना, और भी जो ग्लाइकोसाइडिक वाली ड्रग्स होती हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग ड्रग्स को हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिकल यूजेस या फिर फार्माकोलॉजिकल यूजेस। नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा कीमो टेक्सोनॉमिकल। इसमें दो शब्द हैं, एक है कीमो, दूसरा है टेक्सोनॉमिकल। कीमो का मतलब क्या, केमिकल, और टेक्सोनॉमिकल का भी हमने देखा था क्या मतलब हुआ, फैमिली। ठीक है, तो ऐसे केमिकल या फिर ऐसी ड्रग्स जो कि दो बेसिस पे उनकी फैमिली क्या है और उसमें क्या फाइटोकेमिकल प्रेजेंट है, जैसे वोलाटाइल ऑयल कंटेनिंग ड्रग्स लाइक कोरिएंडर एंड फेनिल, इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, वोलाटाइल ऑयल है। किस फैमिली को बिलोंग करती हैं, अम्बलीफेरी फैमिली को। ऐसे ही जिंजीबेरी फैमिली की जो ड्रग्स हैं, मेटेसी फैमिली की जो ड्रग हैं, उसमें क्या क्या वोलाटाइल ऑयल है, उसके हिसाब से हम इसमें अरेंज कर सकते हैं इन कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन प्रोसेस है वो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। हम अधिकतर जगह पर देखेंगे कि जो ड्रग्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड मिलेंगी। आप लोगों के कॉलेज में भी आप देखोगे लैब्स में क्या होता है, लैब में जो सारी ड्रग्स हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज रहती हैं। ठीक है, आपके जो कॉलेज में स्टोर है, अगर आप लोगों को वहां जाना अलाउ है, वहां पर भी देखोगे आप ABCD के फॉर्म में ही सारे केमिकल और सारी ड्रग्स अरेंज रहती हैं। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल एंड फिजिकल एवेल्युएशन। फिजिकल मतलब हमने देख लिया, मॉर्फोलॉजिकल मतलब हमने जो उसके आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी हमने उसको अंदर से नहीं देखा, हमने बाहर से देखा और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी ड्रग है। हम बाहर से लॉन्ग देखेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि दिस इज क्लोव, सॉफ्ट देखेंगे दिस इज फेनल। ठीक है, फिर उसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी करना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बाहर से जो ऑर्गेनोलैप्टिक कैरेक्टर्स होते हैं हमारे, उसको हम अगर पहचान पाए तब वो क्या कहलाता है, तब वो कहलाता है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक, कलर, ओडर, शेप, साइज, टेक्सचर, फैक्चर। ठीक है, उसका कलर कैसा है, अगर हमारे पास हल्दी है, हल्दी का कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज टाइप का, मतलब येलो ऑरेंज टाइप का। ओडर कैसा रहेगा, हल्दी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है वैसा। शेप कैसा रहेगा, है ना, मतलब जो कच्ची हल्दी रहती है वो तो अदरक जैसी दिखती है, लेकिन जब वो सूख जाती है तब उसका शेप कैसा होता है, ऐसे छोटे छोटे से चौक जैसा शेप होता है। साइज कितना होता है हमको मालूम है, एक फिंगर के बराबर के लगभग साइज होता है उसका। टेक्सचर कैसा है, रफ। फ्रैक्चर कैसा है, अगर हमने एकदम से हल्दी को तोड़ा तो क्या होगा, एक फ्रैक्चर जो है वो हमको देखने मिलेगा, एक स्पेसिफिक टाइप से वो हल्दी टूटेगी। नेक्स्ट अब देखते हैं माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन। माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में मेनली हमको क्या फोकस करना है, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है। ठीक है, कई लोग क्या बोलते हैं जो सेल होती हैं वो स्टोमेटा होती हैं, नहीं, सेल स्टोमेटा नहीं होती हैं, सेल तो गार्ड सेल होती है। ये ये जो ओपनिंग है यहाँ पर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टोमेटा। ये क्या है, ये गार्ड सेल हैं। इसके आजू बाजू क्या रहती हैं, इसके आजू बाजू कौन सी सेल होंगी, बताओ जल्दी से। ये जो साइड साइड में सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, जल्दी बताओ कौन सी सेल होंगी ये। ठीक है, अब स्टोमेटा में क्या होता है, एक सेंट्रल पोर, मतलब ये हो गया सेंट्रल पोर, और टू किडनी शेप्ड सिमिलर सेल्स। ये जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, किडनी शेप्ड सिमिलर सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। अ वेरिंग नंबर ऑफ सब्साइडरी या फिर एपिडर्मल सेल। ये कौन सी सेल होती हैं, आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। या तो हम इसको सब्साइडरी सेल बोल सकते हैं या फिर एपिडर्मल सेल बोल सकते हैं। ये सब्साइडरी और एपिडर्मल सेल क्या करती हैं, जो गार्ड सेल है उसको कवर करती हैं। इनका फंक्शन क्या रहता है, स्टोमेटा का गैसियस एक्सचेंज, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज नहीं, ट्रांसपीरेशन भी। ठीक है, दो फंक्शन है स्टोमेटा के, एक है गैसियस एक्सचेंज, दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, एक
पेड़ को या एक पौधे के एक छोटे से पार्ट को कभी भी पन्नी से बांध के देखना, क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे पन्नी में चारों तरफ पानी पानी दिखेगा, आपको ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगी। मतलब इसका क्या है कि प्लांट जो है वो वाटर का भी एक्सक्यूज मी, जो प्लांट्स हैं वो वाटर को भी एक्सचेंज करते जाते हैं, है ना, जिससे हमको पता चलता है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। यस, वाटर वेपर हमको देखने मिलता है। इट इज नॉट असेंशियल दैट ईच प्लांट मस्ट हैव अ स्टोमेटा। हर प्लांट में स्टोमेटा हो जरूरी नहीं है। लीफ ऑफ ब्रायोफाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं अब। ब्रायोफाइट की लीफ को में स्टोमेटा नहीं होता है। सबमर्ज्ड लीफ ऑफ एक्वेटिक प्लांट में स्टोमेटा नहीं होता है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिए थे, ये बन गए थे अधिकतर लोगों से, बहुत कम लोग ऐसे थे जिससे ये क्वेश्चन नहीं बने थे। ठीक है, ब्रायोफाइट की लीफ में और सबमर्ज्ड सेल, जो पानी के अंदर वाले प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, उसमें स्टोमेटा नहीं होता है। उसके बाद स्टोमेटा प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, मोस्टली लीव्स। ज्यादातर किसमें स्टोमेटा पाया जाता है? अधिकतर लीव्स में। रूट में नहीं होता, लेकिन लीव के अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसमें स्टोमेटा मिलता है, लाइक इफिड्रा की स्टेम में, क्लोव के फ्लावर्स में और फेनेल के फ्रूट में। ये 3 पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये 2 और ये 3। हाँ, और ये है एक पॉइंट है, स्टोमेटा आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन डायकॉट लीफ। डायकॉट की जो डायकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ में स्टोमेटा भारी मात्रा में पाया जाता है। फिर देखो, इन सम केसेस अपर सरफेस ऑफ लीफ, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन अपर सरफेस ऑफ लीफ व्हाइल इन अदर ओनली लोअर सरफेस। ठीक है, कई केस ऐसे होते हैं, अधिकतर केस ऐसे होते हैं जिसमें स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस में पाया जाता है। लेकिन कुछ केस लाइक कोका एंड चेरी, इनमें क्या है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, और प्लांट्स लाइक सेना, बेलाडोना, धतूरा एटसेट्रा, इसमें जो है वो दोनों सरफेसेस में हमको स्टोमेटा देखने मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर किसमें? अपर सरफेस में, लेकिन सिर्फ लोअर सरफेस में कोका एंड चेरी, और दोनों सरफेस में कहां पर? सेना, बेलाडोना, धतूरा, इस टाइप के जो प्लांट है उसमें ऊपर नीचे दोनों जगह स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस एंड डाइकॉट लीफ शोज ग्रेट वेरिएशन। हाँ, ये डाइकॉट की लीफ है समझ लो। ठीक है, इसमें जो ऊपर तरफ रहेंगे वो स्टोमेटा, और जो नीचे तरफ रहेंगे, अगर इसका नीचे का हिस्सा बना दें हम, तो जो नीचे तरफ रहेंगे वो स्टोमेटा। इनके नंबर में काफी ज्यादा वेरिएशन हमको दिखता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 होंगे, या ऊपर 15 है तो नीचे भी 15 होंगे, है ना, जरूरी नहीं है। अगर ऊपर ज्यादा है तो नीचे कम भी हो सकते हैं। अगर ऊपर 10 है तो हो सकता है नीचे सिर्फ 4 हो। फिर देखो नेक्स्ट, ये हमने जो इतना पढ़ा सबको एक टैबुलर फॉर्म में। स्टोमेटा एफेड्रा की स्टेम में पाया जाता है, सेना की लीफ में पाया जाता है, मतलब सेना के अलावा और भी प्लांट यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हो जिसकी लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, फिर फेनल के फ्रूट में, क्लोव के फ्लावर में, फिर कहाँ पे? लोअर सरफेस में, किन प्लांट्स में? कोका एंड चेरी। अपर सरफेस, सॉरी, बोथ सरफेस पे किस प्लांट में? सेना, बेलाडोना एंड धतूरा। फिर ये देखो स्पेशल टाइप ऑफ स्टोमेटा, श्रंकन स्टोमेटा, कहाँ पर? इफिड्रा में। अब इफिड्रा की स्टेम में स्टोमेटा होता है, और कैसा होता है वो स्टोमेटा? श्रंकन स्टोमेटा होता है। फिर सर्कुलर स्टोमेटा इन कॉल्चिकम एंड स्क्विल, लीफ ऑफ ब्रायोफाइट एंड सबमर्ज्ड लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट हैज नो स्टोमेटा। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, ये स्टोमेटा का डायग्राम, ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग। ये क्या है? ये है गार्ड सेल, और ये क्या है? एपिडर्मल सेल या फिर सबसाइडरी सेल। टाइप ऑफ स्टोमेटा देख लेते हैं। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक को क्या बोलते हैं? रूबिएशियस स्टोमेटा या फिर पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा। हमने बहुत अच्छे से इसकी ट्रिक वगैरह बना के सब याद किया था। रूबी क्लियर्ड पीसीएस एग्जाम। रूबी से रूबिएशियस, पी से पैरासाइटिक,
इसके एग्जाम्पल होगा सी से कोका, एस से सेना। इसमें क्या होता है, सब्सिडरी सेल जो है वो पैरेलल होती हैं किसके, स्टोमेटा के। मतलब अगर इसका डायग्राम यहाँ पर देख लो, पैरासाइटिक स्टोमेटा ये है, ये क्या है, ये दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग, ये क्या है, ये गार्ड सेल है, और इसी से पैरेलल क्या है, सब्सिडरी सेल्स हैं, ठीक है। फिर डायासाइटिक में क्या होता है, राइट एंगल का फॉर्मेशन, मतलब जो सब्सिडरी सेल है वो राइट एंगल में रहेंगी, और जो सॉरी जो सबसे हाँ ठीक है, जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो राइट एंगल फॉर्म करेंगी किससे, गार्ड सेल से, जो स्टोमेटा है उससे, या फिर गार्ड सेल से। एग्जाम्पल है इसके थाइम, स्पीयरमिंट, पेपरमिंट, वसाका, ठीक है। हमने ये पढ़ा था इसका ट्रिक, कैरी ने दिया तुम्हें वश में करने के लिए मिंट, ठीक है। कैरी मतलब कैरियोफाइलेशियस, डाया या दिया मतलब डायासाइटिक, ठीक है। तुम्हें से आया थाइम, वश से आया वसाका, और मिंट से स्पीयरमिंट और पेपरमिंट। इसका भी डायग्राम देख लो, कहाँ है डायासाइटिक, देखो 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है ना। सब्सिडरी सेल कैसी है, सॉरी गार्ड सेल कैसी है, स्ट्रेट, सब्सिडरी सेल कैसी है, फॉर्मिंग अ 90 डिग्री एंगल हियर। एनिसोसाइटिक मतलब सराउंडेड बाय यूजुअली 3 सब्सिडरी सेल इन विच वन इज स्मॉलर। स्टोमेटा के आजू बाजू में 3 सेल रहेंगी, एक छोटी, दो एक से सेम साइज की या सिमिलर साइज की। एग्जाम्पल विनका, बेलाडोना, हायोसाइमस, धतूरा। unequal kursi race between Annie Bella wins Annie and Bella wins on hi-fi date 3-1 unequal celled। कुर्सी से आया, हमने बताया था ना कुर्सी, जो कुर्सी वाला रेस का गेम होता है ना, चेयर रेस, म्यूजिकल चेयर बोलते हैं जिसको, है ना, तो उससे आ गया कुर्सी से, कुर्सी फेरी फैम, कुर्सी फेरेशियस स्टोमेटा। फिर रेस हो रही है किस किस के बीच में, एनी मतलब एनिसोसाइटिक स्टोमेटा, बेला मतलब बेलाडोना, विंस मतलब विनका, हाई फाई, हाई फाई से क्या आएगा, हायोसाइमस, और डेट से क्या आएगा, धतूरा। और डेट क्या थी, 3 जनवरी, 3 जनवरी को हुआ था ये सब, ठीक है। थ्री मतलब 3 सब्सिडरी सेल जिसमें से एक स्मॉल रहेगी। एनिसोसाइटिक का डायग्राम ये है, ये सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3, 3 सेल हैं, ये दोनों बड़ी है, ये कैसी है, स्मॉल है। फिर नेक्स्ट है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा, इसको बोलते हैं राननकुलेशियस स्टोमेटा। इसमें और क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर सेल्ड स्टोमेटा, ठीक है। जो स्टोमेटा को जो सब्सिडरी सेल या एपिडर्मल सेल आजू बाजू में रहेंगी, उनका नंबर जो है वो वेरी करेगा, ठीक है, अनइक्वल रहेगा, इरेगुलर नंबर रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे लोबिलिया, क्लोव, डिजिटालिस, फेनेल एंड ओपियम। अनु एंड रानू वॉच मैच ऑफ इरेगुलर टीम ऑन एलसीडी। अनु मतलब एनोमोसाइटिक, रानू मतलब रेननक्यूलेशियस। किसका मैच देख रहे हैं, ऑफ, ओ से ओपियम, एफ से फेनल। इरेगुलर टीम्स मतलब इरेगुलर है ये स्टोमेटा, कहां पर देख रहे हैं, एलसीडी में। एल फॉर लोबेलिया, सी फॉर क्लोव, डी फॉर डिजिटालिस। फिर एनिसोसाइटिक या रेडिएट सेल स्टोमेटा मतलब जो स्टोमेटा है उसके आजू बाजू एक गोला टाइप का बना लेंगे रेडिएटिंग सेल, सॉरी सब्सिडरी सेल। यहाँ पे देख लो एनोमोसाइटिक में इरेगुलर नंबर है, और ये एक्टिनोसाइटिक इसमें क्या है, जो है गोल गोल बना रहे हैं, नंबर इज नॉट फिक्स्ड हियर, ठीक है। आजू बाजू रेडिएट हो रहे हैं स्टोमेटा के सब्सिडरी सेल। उसके बाद स्टोमेटल नंबर क्या होता है, स्टोमेटल नंबर मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन 1 mm स्क्वायर एरिया ऑफ लीफ। हमने एक लीफ ली, उसका 1 mm स्क्वायर का एरिया को कट किया, उसमें हमने जब माइक्रोस्कोपी में देखा तो उस एरिया में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, वो होगा स्टोमेटल नंबर। मैंने ये चीज अच्छे से व्हाइट स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन करके जो भी करके दिखाई थी, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। एक बार फिर से बता दूं क्या, रुको, अच्छा बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये आपकी लीफ है, इसका आपने यहाँ पर 1 mm स्क्वायर का एरिया कट किया। इस एरिया में
कुछ स्टोमेटा भी रहेंगे। तो ड्राइंग देख के ना जज मत करना। यहाँ पर क्या रहेंगी, सब्सिडरी सेल्स भी रहेंगी। अब मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। सेल का भी प्रॉपर अरेंजमेंट रहता है जिससे हम पता लगाएंगे एनोमोसाइटिक एक्टिनोसाइटिक कैसा है स्टोमेटा, ठीक है ना। इसमें पता नहीं लग रहा है कि किस टाइप का है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो ये 1 mm स्क्वायर के एरिया में कितने स्टोमेटा हैं, 4। तो स्टोमेटल नंबर क्या हो जाएगा, 4। ओके। फिर एपिडर्मल नंबर क्या होता है, उसी एरिया में, जो एरिया मैंने बनाया था उसी में कितनी एपिडर्मल सेल प्रेजेंट हैं। एपिडर्मल सेल कितनी है, वो होगा एपिडर्मल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ई। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, रेशियो ऑफ एपिडर्मल नंबर एंड स्टोमेटल नंबर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स इज इक्वल टू स्टोमेटल नंबर डिवाइडेड बाय ई मतलब एपिडर्मल नंबर प्लस एस मतलब स्टोमेटल नंबर होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स होता है। वेन आइसलेट नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेन आइसलेट पर mm² ऑफ लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन। मतलब जैसे 1 mm² का ये एरिया है, यहां से क्या जा रही है, एक मिडरिब जा रही है। मिडरिब मतलब जो उसमें बीच की जो वेन होती है, ठीक है वो। और यहां से जो वेन्स जा रही हैं, इधर से अलग अलग जगह से अलग अलग वेन्स जाएंगी, इसका हमको नंबर कैलकुलेट करना रहता है। मार्जिन और मिडरिब के बीच में जो वेन्स जा रही हैं, इसके नंबर को बोलते हैं वेन आइलेट नंबर। वेन टर्मिनेशन नंबर मतलब अब यहां से कुछ वेन जा रही हैं, वो खत्म नहीं हो रही, और कुछ वेन्स जो है वो खत्म, लाइक ये वाली वेन है ये खत्म हो जा रही है, ये वाली वेन है ये आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो वेन टर्मिनेट हो रही है इसी एरिया में, उसको बोलेंगे वेन टर्मिनेशन नंबर। और पैलिसेड रेशियो क्या होता है, पैलिसेड रेशियो मतलब एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितनी पैलिसेड सेल प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहां पर एक और डायग्राम से देख लो आप लोग। यहाँ पर क्या है, ये है एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल के बीच में थोड़ी सी ओपनिंग छोड़ रहा हूं मैं। ये ओपनिंग क्या बता रही है, ये बता रही है स्टोमेटा, ठीक है। और हर एपिडर्मल सेल के नीचे जो छोटी छोटी सी सेल्स रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी पैलिसेड सेल। कौन सी सेल, पैलिसेड सेल। तो एक एपिडर्मल सेल के नीचे कितनी पैलिसेड सेल आ रही हैं, उस नंबर को बोला जाता है पैलिसेड रेशियो। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखो ट्राइकोम। ट्राइकोम क्या होते हैं, प्लांट हेयर। कहाँ होते हैं, प्लांट हेयर, या फिर हम बोल सकते हैं एक आउट ग्रोथ होती है, ग्लैंडुलर आउट ग्रोथ होती है प्लांट्स में, जिसको बोला जाता है ट्राइकोसोम। कहाँ से दिखने को मिलती है ये, एपिडर्मल सेल से। ये अगर एपिडर्मल सेल है, इसके बाहर अगर किसी भी प्रकार की आउट ग्रोथ हमको देखने मिल रही है, ये होगा ट्राइकोम्स। ये क्या है, एपिडर्मल सेल है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रूट, एक होती है बॉडी। जो रूट है ये इधर इनसाइड द एपिडर्मस देखने को मिलेगा हमको, और जो बॉडी है ये एपिडर्मस के बाहर देखने को मिलेगी। Trichomes are functionless but sometimes excrete water and volatile oil in case of peppermint. Trichome are also aerial. ये वाला पॉइंट देखो अब। They are absent in coca, seven, hemlock and rarely present in buchu and henna. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। ये लिख लेना अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो। फिर ट्राइकोम जो है तीन टाइप के होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एंड हायाथोड। हायाथोड मतलब एक स्पेशल टाइप के ट्राइकोम होंगे। नॉन ग्लैंडुलर या फिर नॉन कवरिंग भी बोल सकते हैं, और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स भी होते हैं। अब नॉन ग्लैंडुलर में देखो यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अब मल्टीसेल्यूलर में भी ब्रांच्ड, सॉरी अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड। और अगर अनब्रांच्ड है तो यूनिसीरिएट, बायसीरिएट या मल्टीसीरिएट। क्या होता है ये देखो आगे, यूनिसीरिएट ऐसे रहेंगे, यूनिसेल्यूलर यूनिसीरिएट कवरिंग ट्राइकोम। फिर मल्टी सेल्यूलर मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारी सेल्स है ना, यहाँ पे क्या है एक ही सेल है,
यहाँ पे ज्यादा हैं तो ये हो जाएंगे मल्टी सेल्यूलर, और ब्रांचिंग नहीं देखने मिल रही है तो अनब्रांच्ड। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच ट्राइकोम मतलब, अब इसमें देखो सेल भी बहुत सारी हैं, ये वाला डायग्राम देखो, सेल भी बहुत सारी हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, और क्या हुई है यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही जा रही है, यहाँ पर ये ब्रांचिंग हुई है अलग अलग, ठीक है, तो ये क्या कहला जाएगा, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच ट्राइकोम। अब इसके एग्जाम्पल में देखो कौन कौन से अच्छे से लर्न करना है। लिग्निफाइड ट्राइकोम इन नक्सवोमिका एंड स्ट्रोपैंथस, लार्ज कोनिकल श्रंकन ट्राइकोम इन लोबीलिया, फिर यूनिसेल्यूलर ट्राइकोम इन टी एंड बुचू, वॉटी ट्राइकोम यूनिसेल्यूलर, शॉर्ट कोनिकल तो ठीक है, यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, वॉटी ट्राइकोम इन सेना, फिर कर्व्ड कोनिकल ट्राइकोम इन कैनबिस। मैं जो सर्कल लगा रहा हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो पूछे गए हैं पहले कभी। फिर मल्टीसेल्यूलर में अनब्रांच्ड, ठीक है, बायसेल्यूलर कोनिकल इन धतूरा, 3 सेल लॉन्ग इन स्ट्रामोनियम, 3 to 4 सेल लॉन्ग इन डिजिटालिस, 4 to 5 सेल लॉन्ग इन बेलाडोना, पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। फिर बाइसीरिएट में कैलेंड्यूला ऑफिशिनालिस, ठीक है, मल्टीसीरिएट, ठीक है, मल्टीसीरिएट का एग्जांपल याद रख लेना, मेल फर्न, ये मेल फर्न है मल्टीसीरिएट ट्राइकोस का एग्जांपल। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टीसेल्यूलर ब्रांच ट्राइकोम, मतलब ज्यादा सेल हैं, ऐसे ज्यादा सेल भी रहेंगी और इसमें हमको अलग अलग ब्रांचिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ज्यादा सेल के कारण मल्टी सेल्यूलर और ब्रांचिंग देखने मिल रही है तो ब्रांच्ड। इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट होगा टी शेप्ड ट्राइकोम, टी शेप्ड ट्राइकोम प्रेजेंट इन पायरेथ्रम एंड आर्टिमीसिया, ठीक है, टी शेप्ड ट्राइकोम इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी तो ये सब ठीक ही है, टी शेप्ड याद रखना अच्छे से। फिर ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर ट्राइकोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसेल्यूलर रहेंगे किसमें, वसाका में, और पाइपर बीटल, पाइपर बीटल का मतलब क्या, पाइपर बीटल का कॉमन नाम क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। फिर मल्टीसेल्यूलर ट्राइकोम में यूनिसेल्यूलर हेड, यूनिसेल्यूलर स्टॉक, डिजिटैलिस इंपॉर्टेंट, यूनिसेल्यूलर हेड, यूनिसीरिएट मल्टीसेल्यूलर स्टॉक स्टॉक, डिजिटालिस थाप्सी एंड बेलाडोना, इसका मेन एग्जांपल बेलाडोना है तो बेलाडोना याद कर लेना। फिर यूनिसेल्यूलर स्टॉक एंड बायसेल्यूलर है डिजिटालिस परप्यूरिया, ये भी इंपॉर्टेंट, और एक और जो है हाइडाथोड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल पीपर बेटल, लंडन प्राइड एक्सेट्रा। इसमें क्या है, ग्लैंड ऑफ सेक्रीशन होते हैं और प्लांट से एब्जॉर्प्शन देखने, हाँ बीटल नट या सुपारी होगा क्या, पाइपर बीटल। ये डायग्राम वगैरह सब देख चुके हैं हम। फिर कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल क्या होते हैं, डायमॉर्फिक सॉल्ट ऑफ which both the types occur in the plant body. The crystal are either monoclinic या tetragonal in shape. शेप आ सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल का शेप कैसा होता है, तो जनरली मोनोक्लिनिक या फिर टेट्रागोनल। दोनों जो है वो डिफर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, लाइक वाटर कंटेंट एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। फिर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हैव ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और इसका एग्जाम्पल ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये कौन सा हो जाएगा, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। और टेट्रागोनल में क्या होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, एग्जाम्पल। फिर ये सब है एग्जाम्पल, लाइक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्यूबिक कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल या प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल, किसमें होते हैं, सेना याद कर लो, हायोसाइमस याद कर लो, वाइल्ड चेरी और ग्लिसराइजा। ग्लिसराइजा ग्लैब्रा किसका बायोलॉजिकल सोर्स है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा। फिर रोम्बिक किसमें होते हैं, कुर्ची। टेट्रागोनल किसमें होते हैं, हायोसाइमस में या अनियन में। मोनोक्लिनिक इन वेराट्रम। जो रेफाइड, हाँ रेफाइड कैल्शियम ऑक्सीडेट क्रिस्टल इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं ए साइक्यूलर, किसमें रहते हैं, सिनेमन, स्क्विल एंड जिनशेन। रोजेट इन कस्कारा, क्लोव, अर्जुना, यूकेलिप्टस एंड स्ट्रामोनियम। और माइक्रोसेफेनोइडल क्रिस्टल किसमें होंगे, सिंकोना, टोबैको, हेनबेन एंड बेलाडोना। इसमें सब इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ कटौती नहीं कर सकते, है ना। क्यों है सारी चीजें इंपॉर्टेंट, बिकॉज
ये जब हम इंडिविजुअल ड्रग पढ़ते हैं तब हमने हर इंडिविजुअल ड्रग में पढ़ा है। अगर हमने वेराट्रम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें मोनोक्लिनिक क्रिस्टल रहते हैं। जब हम क्लोव पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि उसमें रोजेट टाइप क्रिस्टल रहते हैं। सेना में प्रिज्मेटिक रहते हैं। आ गए आंसर, लिक्योराइज। ठीक है, ये डायग्राम बने हैं, नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो डायग्राम वगैरह नोट्स में देख लिया करना। फिर देखो इंपॉर्टेंट लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका साइज 25 माइक्रोमीटर, 8.5। ठीक है, साइज कितना है 25 माइक्रोमीटर। एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्स 94,000 स्पोर्स प्रेजेंट इन ईच ग्राम, ये भी पूछा जा चुका है। फिर इसकी ये जो पूरी प्रोसीजर है ये सब तो हम देख चुके हैं पहले से कैसा होता है। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट, 25 माइक्रोमीटर, 94,000 स्पोर्स। फिर इसमें नेक्स्ट क्या है, परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ पाउडर्ड जिंजर कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्योंकि ज्यादा नहीं पूछा गया है तो चांस है कि फॉर्मूला जो है वो ज्यादातर मतलब इस बार पूछ सकते हैं। एन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर या स्टार्च ग्रेन, डब्ल्यू वेट ऑफ लाइकोपोडियम टेकन 94,000 और 100 कॉमन है। एस मतलब नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स, एम मतलब वेट इन एमजी, और पी क्या है, कांस्टेंट है। हर अलग अलग ड्रग्स के लिए अलग अलग कांस्टेंट रहेगा पी। ठीक है, तो ये परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ ड्रग का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रिक हमने बनाई थी न्यू शैम्पू, न्यू ऊपर मतलब एन और डब्ल्यू, शैम्पू से एस एम और पी नीचे, और जो डबल ओ है उसको आप 100, क्योंकि कई लोग क्या रहता है ये 100 भूल जाते हैं, इसलिए डबल ओ है वो, उसको 100 मान लो। ऐसा तो नहीं लग रहा ना बहुत फास्ट जा रहा है? ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है तो बता दो, क्योंकि फास्ट इसलिए चलना है क्योंकि एक क्लास में पूरा खत्म करना है हमको, पूरी जनरल फार्माकोग्नोसी एंड रिवीजन चल रहा है। ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये क्लास के बाद जनरल फार्माकोग्नोसी के 2 वीडियो डाले हैं, दोनों वीडियो को 2x स्पीड में करके देख लेना। ठीक है, ठीक है ना। हम आई नो कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, जितने अच्छे से पढ़ाया था जनरल कोग्नोसी उतने अच्छे से अभी कवर अप चीजें नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। ओके, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, ड्रग अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन मतलब सिंपल भाषा में मिलावट। आपने अच्छी चीज में बेकार चीज डाल दी, क्वालिटी अच्छी नहीं है उसकी, ठीक है, या फिर अगर वो चीज पहले से यूज करी हुई है, ऐसी चीजें अगर मिला दी तो वो हो जाता है ड्रग अडल्ट्रेशन। इंफीरियर, स्पूरियस, डिफेक्टिव और हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस भी अगर आपने मिला दिए तो वो भी अडल्ट्रेशन। जैसे अगर कोई खाने की चीज में कंकड़ पत्थर मिला दिए, अडल्ट्रेशन है। ठीक है, मिर्ची में ब्रिक पाउडर मिला दिया, अडल्ट्रेशन है। अब अलग अलग टाइप के अडल्ट्रेशन होते हैं। पहला क्या है, सब्सटीट्यूशन विथ सब स्टैंडर्ड कमर्शियली वेराइटी, यानी जैसे इंडियन सेना, इंडियन सेना के हमने जो है अडल्ट्रेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं, अरेबियन सेना। और जल्दी से बताओ इंडियन सेना के 3 अडल्ट्रेंट्स के नाम बताओ। एक तो यहाँ पे लिखा है अरेबियन सेना, बाकी 2 बताओ जल्दी। तो अगर इंडियन सेना की कोई लीव्स है उसमें आपने अरेबियन सेना या जो और अडल्ट्रेंट्स हैं जिसके नाम अभी आप लोग बताने वाले हो वो मिला दिए, क्या हो जाएगा, वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगी, है ना। इंडियन सेना की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, लेकिन जो हम यस डॉग सेना, प्लेट सेना, ठीक है, ओके, या और एक हो गई अरेबियन सेना। अगर हमने डॉग सेना, अरेबियन सेना ये सारी चीजें मिला दी किसमें, इंडियन सेना में, तो वो क्या होगा, एक प्रकार से अडल्ट्रेशन माना जाएगा। फिर सब्सटीट्यूशन विथ सुपरफिशियली सिमिलर लुकिंग इंफीरियर ड्रग, मतलब बाहर से तो ठीक ठाक दिख रहा है वो, लेकिन अंदर से कैसा है, क्वालिटी में इंफीरियर है। लाइक बीज वैक्स विथ जापानीज वैक्स, बीज वैक्स को हमने जापानीज वैक्स में मिला दिया। क्लोव बड्स विथ क्लोव स्टॉक, सबसे कॉमन एग्जांपल, कभी भी अगर अपने पेरेंट्स के साथ घर का सामान लेने जाओ और अगर आप लोग लौंग लोगे, है ना, तो घर आके ना थोड़ी सी आप हैंडफुल ऑफ लौंग उठाना, उसमें देखना
बहुत ज्यादा क्लोव स्टॉक्स देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। मतलब बर्ड के साथ साथ स्टॉक भी उसी में रहता है मिला हुआ। वो क्या है? ऑल दैट इज अडल्ट्रेशन। फिर सब्सटीट्यूशन विथ आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, मतलब नेचुरल चीज में आर्टिफिशियल चीज हमने मिला दी। जैसे बेस वुड मिक्स्ड विथ नटमेग, नटमेग में हमने क्या मिला दिया? बेस वुड मिला दिया। फिर येलो पैराफिन में हमने सॉरी बीज वैक्स में हमने क्या मिला दिया? पैराफिन, येलो पैराफिन मिला दिया, ठीक है। ये सब होगा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस। फिर एग्जॉस्टिक ड्रग, यानी एग्जॉस्टेड फेनल। फेनल जो है, अब कभी मैंने आई थिंक ये चीज बोली थी, पता नहीं किसी ने करके देखी होगी कि नहीं। आप अगर फेनल को थोड़ी देर पानी में डाल के रखोगे तो फेनल क्या होंगी? वो स्वेल हो जाएंगी, और उसके अंदर का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि पानी में एक हल्की सी स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा। जल्दी से उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम बता दो जो फेनल में प्रेजेंट होता है और स्वीटनेस कॉज करता है, मतलब स्वीटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो क्या होगा जब हमने फेनल को एक गिलास पानी में हमने हैंडफुल ऑफ फेनल ऐसे मिला दिए, क्या हुआ? इसके अंदर का जो स्वीट वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था उसने क्या किया? उस वो बाहर आ गया पानी में, पानी के साथ मिलकर क्या कर दिया उसने? अच्छा स्वीट स्वीट कर दिया पानी, है ना। और जो अब हमने अगर फेनल वापस ली और हमने उसको वापस सुखा के पहले जैसा कर दिया तो क्या होगा? वो फेनल पहले जैसी नहीं रहेगी। वो फेनल कैसी हो जाएगी? दैट विल बी एग्जॉस्टेड फेनल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो मेन मटेरियल था वो कहाँ गया? वो तो बाहर आ गया, है ना। जो मेन मटेरियल था वो तो बाहर आ गया, क्या बची? एक एग्जॉस्टेड ड्रग बची जिसके अंदर मेन मटेरियल है ही नहीं। फिर प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मटेरियल ऑफ एक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, मेंथा लीव्स कंटेनिंग फ्लावर, यानी मेंथा की पत्तियों में फूल मिला देना। सिनेमन बार्क कंटेन इट स्टेम और रूट, सिनेमन बार्क अगर ले रहे हो तो उसी में स्टेम या फिर उसके रूट्स का मिला देना। तो ये क्या होते हैं? सिनेमन बार्क क्या है? एक वेजिटेटिव मटेरियल है, और स्टेम या रूट्स क्या है? एक्टिव पार्ट है। यस धीरज, एनीथोल बिल्कुल सही आंसर है, एनीथोल, ठीक है। एनीथोल इज द करेक्ट आंसर। हार्मफुल अडल्ट्रेशन, एम्बर कलर्ड ग्रास पार्टिकल सब्सटीट्यूटेड विथ कोलोफनी, ठीक है। कोलोफनी में क्या मिला दिया? एम्बर कलर के ग्लास पार्टिकल मिला दिए। एम्बर कलर के ग्लास पार्टिकल्स मतलब एम्बर कलर की ग्लास आपने देखी होंगे, ग्लास के इतने बड़े बड़े कंटेनर जिसमें लैब वगैरह में जो है हार्मफुल केमिकल्स HCl H2SO4 स्टोर रहते हैं, इतने बड़े बड़े ग्लास कंटेनर में। या फिर जो केमिकल्स आते हैं जनरली प्रेफर किया जाता है उनको एम्बर कलर के ग्लास में हम डालें, एम्बर कलर के जो बॉटल वगैरह होती हैं। फिर नेक्स्ट है इसका एग्जांपल, लाइम सब्स्टिट्यूटेड विथ एस्फेटिडिया, एस्फेटिडिया मतलब हींग, हींग में क्या मिला देना? लाइम मिला देना। लाइम यहाँ पर इस चूना, लेमन नहीं, लाइम यहाँ पर, लाइम मतलब चूना, ठीक है। फिर लेड पार्टिकल्स मिक्स्ड विथ ओपियम लेटेक्स, ओपियम लेटेक्स में लेड मिला देना। अब लेड कितनी हार्मफुल रहती है। व्हाइट ऑयल मिक्स्ड विथ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में कोई भी दूसरे प्रकार का व्हाइट ऑयल मिला देना या और भी किसी भी प्रकार का अडल्ट्रेटेड ऑयल मिला देना, है ना। जो प्योर कोकोनट ऑयल है वो ठंड में जम जाता है, लेकिन जो इम्प्योर कोकोनट ऑयल होगा वो नहीं जमेगा। वाई? बिकॉज अगर आपके घर में नारियल का तेल ठंड में नहीं जम रहा है, मतलब किराने वाले के पास कंप्लेन करने जाना, मिलावट वाला सामान बेचा उसने तुमको। नेक्स्ट है लास्ट टाइप, एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर ड्रग, यानी रेड चिली पाउडर में ब्रेक पाउडर मिला देना, ठीक है। इपिकाक में डेक्सट्रिन मिला देना, जिंजर के पाउडर में येलो स्टोन पाउडर मिला देना, टर्मरिक में येलो सैंड मिला देना। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा क्या है? सबसे पुराना सिस्टम है मेडिसिन का। कहाँ से मिला? ऋग्वेद और यजुर्वेद से। चार वेद कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद, ठीक है। तो उसमें से जो ऋग्वेद और यजुर्वेद है उसमें से हमको आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन मिला। आयुर्वेदिक सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेंटेन एंड प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड क्योर ऑफ डिजीज, पॉजिटिव हेल्थ को और डिजीज को क्योर करना। जो हम अभी एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं वो क्या करती हैं? एलोपैथिक मेडिसिन जो है वो
मतलब जो चीज हो रही है, जैसे तुमको दर्द हो रहा है तो वो दर्द को कम कर देंगी, ठीक है, सर दर्द को कम कर देगी लेकिन ठीक नहीं करेगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, बुखार आ रहा है, तो पैरासिटामोल बुखार को, फीवर को, टेम्परेचर को तो डाउन कर देगी लेकिन फीवर का मेन कॉज को क्योर नहीं करेगी, जबकि आयुर्वेदिक मेडिसिन रहती हैं वो मेन कॉज को क्योर करती हैं, होम्योपैथिक भी, ठीक है। अब इसमें 5 तत्व होते हैं, पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। 3 दोष होते हैं, त्रिदोषा। त्रिदोषा का कॉन्सेप्ट क्या है? वात, पित्त एंड कफ। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी व्यक्ति में, इंसान में वात, पित्त या कफ का कोई दोष होता है या इम्बैलेंस होता है, तब वो अनहेल्दी या बीमार माना जाता है। अब वात, पित्त, कफ होता क्या है? वात मीन्स द बैलेंस बिटवीन एयर एंड स्पेस। अगर इसमें से एयर में या स्पेस में कोई भी डिस्टरबेंस हुआ, वात दोष माना जाएगा। पित्त मतलब बिटवीन फायर एंड वाटर, जैसे जो एसिडिटी या गैस्ट्रिक वाली चीजें होती है ना, ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पित्त दोष। जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, जनरली या तो फायर के इंक्रीज होने से होते हैं या तो वाटर के डिक्रीज होने से होते हैं, या दोनों, फायर इंक्रीज हो रहा है, वाटर डिक्रीज भी हो रहा है। अगर ऐसा है, दोनों चीजें साथ में भी हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि फायर तो इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन वाटर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है वाटर तो डिक्रीज नहीं हो रहा लेकिन फायर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पित्त दोष कहलाएगा। एंड कफ दोष क्या होता है? बैलेंस, कफ क्या होता है? बैलेंस बिटवीन वाटर एंड अर्थ। और कफ दोष क्या होता है? इम्बैलेंस बिटवीन वाटर एंड अर्थ। फिर ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा देखी थी हमने, इसको क्या बोलते हैं? अष्टांग आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के 8 अंग: बाल चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स, ऊर्ध्वंग चिकित्सा यानी ईएनटी। ईएनटी का क्या फुल फॉर्म होता है? दम शास्त्र, मतलब टॉक्सिकोलॉजी, यानी अगर कोई दवाई है उसका टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं शो हो रहा है। शल्य, शल्य मीन्स सर्जरी। काया चिकित्सा मतलब इंटरनल मेडिसिन। फिर गृह चिकित्सा मतलब साइकाइट्री, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं भूत विद्या। और फिर वृष्या मीन्स फर्टिलिटी, जरा मीन्स जेरोंटोलॉजी। अच्छा, जेरोंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज जेरोंटोलॉजी? फिर हम देखते हैं सप्त धातु क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज सप्त धातु? रस यानी प्लाज्मा, प्लाज्मा को क्या बोलेंगे? रस। ब्लड को क्या बोलेंगे? रक्त। मसल्स को मांसा। एडिपोज टिश्यूज को मैदा, मैदा, मैदा जो भी बोलना हो, खाने वाला मैदा नहीं, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज को अस्थि, नर्व को मज्जा एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शुक्रा, ठीक है। हिंदी में जो स्पर्म और एग रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु, ठीक है। इसी से, ये शुक्रा वर्ड से ही ये डिस्क्राइब हुआ है, हिंदी का टर्म शुक्राणु। यस, स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल। फिर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस लाइक अरिस्टास, अश्वास, गुटिका, चूर्ण, लहेया एंड भस्मा। अरिस्टा मतलब prepared by boiling medicinal herb in water and then fermenting the decoction। सबसे पहले क्या करेंगे? मेडिसिन जो है उसको वाटर में बॉईल कर लेंगे, उसका डिकॉक्शन करेंगे और उसको फर्मेंट कर देंगे, तो क्या बनेगा? अरिस्टा बनेगा। फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ हर्ब, फ्रेश हर्बल जूस। हर्बल जूस को अगर हमने फ्रेशली निकाला, बॉईल नहीं किया, सीधे क्या कर दिया? जूस निकाल के उसको फर्मेंट कर दिया, तो वो रहेगा अश्वा। गुटिका क्या होता है? आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन यूज टू ट्रीट माउथ अल्सर, सोर थ्रोट एंड टॉन्सिलाइटिस, दैट विल बी गुटिका। चूर्ण मतलब चूरन, पाउडर फॉर्म है अगर किसी भी ड्रग का या हर्ब का। फिर लेहिया मतलब क्या होता है? जैम लाइक मेडिसिन, जेली लाइक मेडिसिन, जिसमें हम शुगर या जैगरी को एज अ बेस स्वीटनर यूज करते हैं। एंड भस्म क्या होता है? भस्म मीन्स आयुर्वेदिक मेटेलिक या मिनरल प्रिपरेशन। भस्म मतलब ऐसा पाउडर जिसमें मिनरल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। फिर नेक्स्ट देखो, होम्योपैथिक सिस्टम। होम्योपैथिक सिस्टम
किसने इजाद किया था? सैमुअल हैनेमैन ने। ठीक है, इट फॉलोज द पंच महाभूता एंड त्रिदोषा कॉन्सेप्ट। इट इंक्लूड्स द एल्कोहलिक टिंक्चर। क्या रहता है होम्योपैथिक सिस्टम में? एल्कोहलिक टिंक्चर होता है वेरियस क्रूड ड्रग का। अच्छा, एल्कोहलिक टिंक्चर या एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन क्रूड ड्रग का किसने किया था? आज ही की क्लास में हमने पढ़ा है। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन किस साइंटिस्ट ने किया था? फिर हैनेमैन लॉ ऑफ सिमिलैरिटी इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड आगे भी पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ सिमिलैरिटी जो है वो किस सिस्टम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है? तो किसका है? होम्योपैथिक सिस्टम का। सिमिली सिमिलबस क्यूरेंटर, यानी लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, इसका आसान हम क्या बना सकते हैं? लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, मैरी। हाँ, फिर यूनानी सिस्टम को इस्लामिक अरब या लोनिया सिस्टम कहते हैं। ये आइओनिया नहीं है, दिस इज एल। ठीक है, लोनिया, LONIAH, लोनिया सिस्टम। अब इनकी जो है दो प्रकार की थ्योरी है। एक है हिपोक्रेटिक थ्योरी, जिसमें ह्यूमन इज मेड ऑफ 4 ह्यूमर्स, दन, बलगम, सरफा एंड सौदा। ठीक है, दन मीन्स ब्लड, बलगम मीन्स फ्लेजम। बलगम को आप बोल सकते हो जैसे कभी बहुत सर्दी नहीं हो जाती है, हमको कफ निकलता है, दैट इज व्हाट, दैट इज बलगम। येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। कोई भी बीमारी अगर हो रही है तो इनमें से किसी में खराबी है, तभी वो बीमारी हो रही है। फिर पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ प्रोक्सीमेट क्वालिटी, हॉट, कोल्ड, ड्राई एंड मॉइस्ट। अब इसमें जो है कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं? हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड मॉइस्ट, कोल्ड एंड ड्राई, कोल्ड एंड मॉइस्ट। 4 प्रकार से चीजें हो सकती हैं। फिर इट एम्स ऑन क्योरिंग द डिजीज नॉट द सिम्टम। ठीक है, ये जो हमारे नेचुरल ट्रेडिशनल सिस्टम है, सबका ये चीज रहती है कि वो डिजीज को क्योर करते हैं, ना कि सिम्टम को। ऑन दी अदर हैंड जो एलोपैथिक मेडिसिन रहती हैं वो सिम्टम्स को क्योर करती हैं। इसमें मेनली क्या होता है? पल्स, यूरिन एंड स्टूल का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, अगर कोई बीमारी का पता लगाना है तो या तो आप पल्स चेक करके लगा सकते हो, या फिर यूरिन करके मतलब यूरिन चेक करके लगा सकते हो, या फिर स्टूल का जो है एनालिसिस, या फिर कैसा हो रहा है। आई डोंट वांट टू से मोर बिकॉज काफी घिनापन वाली चीजें हो जाती हैं, बट इन सब चीजों से भी काफी वीडियोस में ऐसा दिखाया जाता है कि आपके स्टूल से आप अपनी हेल्थ का पता लगा सकते हो, स्मूथ है, रफ है, कैसा है। ठीक है, आई डोंट वांट टू से ऑल दैट। नहीं तो अभी सबको डिनर करना होगा, है ना? डिनर करने में मन नहीं लगेगा फिर तुम लोगों का, ये सारी चीजें सुन लोगे तो। हाँ, और जो लोग यूनानी सिस्टम को या फिर यूनानी मेडिसिन को प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हकीम। लास्ट, सिद्धा सिस्टम। सिद्धा सिस्टम इज ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्रीटिंग ऑल टाइप ऑफ डिजीज अदर देन इमरजेंसी केसेस, यानी इमरजेंसी केसेस के अलावा बाकी सारे डिजीजेस को ये ट्रीट कर सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ आईज, पल्स, यूरिन, बॉडी ओडर, पिच एंड टंग। आई को देख के पता लग सकता है कि कोई डिजीज है। लाइक अगर आपको जॉन्डिस हो रहा है तो आपकी आईज जो है वो कैसी हो जाएंगी? बहुत येलो हो जाएंगी। पल्स के एग्जामिनेशन करके, यूरिन के कलर को एग्जामिन करके, लाइक अगर मलेरिया होता है तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा? डार्क ब्राउन टू ब्लैक। बॉडी का कलर, सेम एग्जांपल लेंगे, जॉन्डिस में बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? येलो। पिच, अगर आप बीमार हैं, आपकी नॉर्मल बात है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है, हर किसी को कभी ना कभी सर्दी खांसी होती है। सर्दी खांसी में हमारी आवाज बदल जाती है। अगर किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आपने हेलो बोला, सामने वाला बोलेगा तुमको सर्दी हो गई क्या, तुमको खांसी हो गई क्या, है ना? क्योंकि वो आवाज अलग से ही समझ में आ जाती है। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट चीज क्या है? टंग। टंग में भी अगर
बहुत ज्यादा व्हाइट स्पॉट्स हैं, कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट है, कहीं कहीं ब्लू स्पॉट है, उससे भी हम काफी ज्यादा पता लगा सकते हैं कि क्या या किस टाइप की बीमारी है। इट इज सिमिलर टू आयुर्वेदा, रिटन इन नागमुनि लिटरेचर, included in Siddha system, and it is included in drug tribute to ऋषि सिद्ध अगस्त्य। ठीक है, सिद्धा सिस्टम मेनली क्या है, वो भ्रूम फट स्वाहा। ओके, चलो बताओ, जनरल फार्माकोग्नोसी में कुछ चीज छूटी तो नहीं है? एनीथिंग विच इज लेफ्ट इन जनरल फार्माकोग्नोसी, बता सकते हो आप लोग? ठीक है, क्लियर है, जनरल फार्माकोग्नोसी का अच्छे से हो गया रिवीजन। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, टेस्ट जो आपको मिले हैं, है ना, वो कोर्स में भी डल गए हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको टेस्ट सॉल्व करना है, कोग्नोसी का जो टेस्ट है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, वो अलग से तो होगा ही, साथ में अगर आपको अभी भी सॉल्व करना है टेस्ट, तो जो कोर्स में डाले हुए हैं कोग्नोसी के टेस्ट, आप उसके कोग्नोसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज उसकी आई थिंक अनलिमिटेड अटेम्प्ट है ना, लिमिट नहीं है अटेम्प्ट की, आप कभी भी कर सकते हो। तो कोग्नोसी के आप क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर लेना। दिव्या, टुमारोज टॉपिक आई एम नॉट वेरी श्योर कि कल भी क्लास होगी कि नहीं। अगर कल क्लास होगी तो मैं कल सुबह टॉपिक बता दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली एल्कलॉइड। अगर कल क्लास लगी तो एल्कलॉइड, मतलब जब भी अब अगर हमारी क्लास लगेगी कोग्नोसी की, तो टॉपिक रहेगा एल्कलॉइड उसमें। ठीक है, इट इज नॉट कंफर्म कि टुमारो क्लास विल बी देयर और नॉट। ठीक है, आज की भी जो क्लास थी मेरे को 5:30 बजे पता चला कि आज मुझे लेनी है क्लास, मतलब जब मैंने आपको मैसेज किया तभी। ठीक है, अगर कल क्लास होगी तो एल्कलॉइड, कल नहीं होगी, बाद में जब भी होगी तो टॉपिक होगा एल्कलॉइड। ओके, थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग। एवरी वन क्या, 15-16 तो लोग हो तुम लोग, तुम ही लोगों को थैंक यू। ठीक है, तुम ही सबका जी पैट निकलेगा जितने लोग क्लास अटेंड करते हैं। हर ही क्लास में इतनी स्ट्रेंथ रहती है ना, 15-20 से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। आकाश सर की क्लास में भी मैं देखता हूँ ऐसे ही रहते हैं, 15-20, ज्यादा से ज्यादा 25 हो जाते हैं बस। कोग्नोसी की, कोलॉजी की, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास में इतने ही लोग होते हैं। तुम ही लोगों का जी पैट निकलेगा। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग। थोड़ा एंजॉय करना कम कर दो, पढ़ाई में ज्यादा फोकस करो। थैंक यू।